नमस्ते दोस्तों, सरिता अमित ऑनलाइन क्लास पे मैं सरिता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और पिछले क्लास में हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रामचंद्र शुक्ल से। फ्रेंड्स, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से टीजीटी पीजीटी मेंस में हमारा क्वेश्चन लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव टाइप जो आएगा वो हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की हिंदी साहित्य में क्या भूमिका रही, हिंदी साहित्य में उनकी भाषा का क्या योगदान रहा। तो हमारा आंसर ऐसे लिखेंगे हम, जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1889 ईस्वी में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ में मानी जाती है, उन्होंने हिंदी साहित्य का अध्ययन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से किया और हिंदी की विभिन्न बोलियों तथा भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यद्यपि उनका इतिहास आलोचनात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्ण नहीं था, फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनके काम के बाद यानी उनके कार्य के बाद के इतिहासकार, विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के व्यवस्थित इतिहास लेखन की दिशा प्रदान की। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि हम आंसर कैसे लिखेंगे। इसमें और आप चाहें तो जोड़ सकते हैं और इस तरह का आंसर लिखने के लिए हम पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं जॉर्ज ग्रियर्सन को, और भी आप उससे देख करके इस आंसर को और बड़ा कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था इस तरह से ही मेंस में लिखने के लिए आएगा। हमें मैक्सिमम 70 से 100 शब्दों में आंसर देना होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का रामचंद्र शुक्ल से। फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश के अंगोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी चारों भाषाओं के आधिकारिक विद्वान माने जाते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सर्वमान्य एवं लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। फ्रेंड्स, उनका मूल ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी के आरंभ में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा था। इसी वर्ष इसमें कुछ संशोधन करते हुए एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया एवं उसका पुनः संशोधन 1940 ईस्वी में किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विधेयवादी पद्धति को आधार बना करके हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास ग्रंथ की पद्धति कौन सी थी, या आंसर होगा हमारा विधेयवादी पद्धति से। दूसरे ढंग से ये भी पूछ सकता है कि किसका इतिहास ग्रंथ सर्वमान्य है, वो क्यों सर्वमान्य है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि विधेयवादी पद्धति को आधार बना करके रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, इसीलिए उनका इतिहास ग्रंथ जो है वो सर्वमान्य है। आगे हम पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास में दोहरे नामकरण की परंपरा प्रकाशित की। ये दोहरे नामकरण की परंपरा जो थी वो प्रारंभ की थी, जिसमें उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जिसका समय सीमा वो विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी मानते हैं। फ्रेंड्स, विक्रम संवत में हम 57 साल घटा देते हैं तो हमारा ईस्वी सन आ जाता है। इसी तरह से उन्होंने दूसरा जो कालक्रम का नाम रखा वो रखा भक्ति काल। भक्ति काल को वो मध्यकाल नाम रखते हैं, ये उत्तर मध्यकाल नहीं, मध्यकाल नाम रखते हैं। मध्यकाल की समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी मानते हैं। उत्तर मध्यकाल को वो रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900, और उसी तरह गध्यकाल मानते हैं। अगला गध्यकाल को वो आधुनिक काल मानते हैं, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1900 से 1984 ईस्वी मानते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो धाराओं में बांट दिया, पुनः उन्हें दो दो उपभागों में बांट दिया, जिसमें ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कालक्रम और काल विभाजन पढ़ेंगे।
रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 3 भागों में बांट दिया। इसमें रीति जो है, रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं, जिनके समान दूसरा और कोई नहीं आता। उनका एक ही ग्रंथ है जो कि ज्यादा ही फेमस है, बिहारी सतसई। फ्रेंड्स, अब हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को आगे बढ़ाने वाले दूसरे इतिहासकार हुए रामाशंकर शुक्ल रसाल, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ ही हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। यह था आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने हिंदी साहित्य की बाल अवस्था कहा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य की बाल अवस्था किसने कहा है। मध्यकाल को उन्होंने हिंदी साहित्य का किशोरावस्था कहा। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का युवा अवस्था कहा। इनके लेखन को आगे बढ़ाने वाले अगले इतिहासकार हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इस ग्रंथ के प्रारंभ में 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर वर्मा ने 693 ईस्वी से 943 ईस्वी तक के काल को संधि काल स्वीकार किया, यानी जिसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल और वीरगाथा काल कहा, उसे राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा। इस अवधि में वे अपभ्रंश के सिद्धनाथ तथा जैन कवियों की वाणी का विवेचन करते हैं। शुक्ल जी के वीरगाथा काल और वर्मा जी के चारण काल में कोई अंतर नहीं है। विशेष यह है कि शुक्ल जी का नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर था, जबकि वर्मा जी का नामकरण रचनाकार के आधार पर था। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश के कवियों को भी हिंदी में शामिल कर स्वयंभी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वयंभू को पहला कवि मानने वाले कौन थे। हमारा आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऐसे ही पूछ सकते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसे हिंदी का पहला कवि मानते हैं, तो हमारा आंसर होगा स्वयंभू। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, जो हिंदी के उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, लेखक, आलोचक तथा शोधकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में छपरा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1979 ईस्वी में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया था। डॉक्टर द्विवेदी यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास संबंधी विचार उनकी 3 पुस्तकों में स्पष्ट, मौलिक एवं व्यवस्थित दिखाई देता है। उनका पहला इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। दूसरा था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। तीसरा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इतिहास लिखने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य द्विवेदी जी ने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया, जिसे शुक्ल जी ने स्वीकार किया था। आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग कहा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग किसने कहा। ये कथन और कारण में आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाले में आपका आ सकता है, या ये कोटेशन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी इसे हाईलाइट करके लिखने पे टीचर जो है अच्छे मार्क्स देते हैं। सन 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। उसी तरह हमारे आगे जो इतिहासकार है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जो 1965 ईस्वी में 2 खंडों में लिखा था।
गुप्त जी, शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया था। इसमें इन्होंने पहला प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल रखा। तो हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग ये कह सकते हैं उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गरशा ताशी से हुई, जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ की रचना कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। ये हमने हिंदी साहित्य का इतिहास। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो बच्चे KVS, NVS या IMRS, TGT, PGT हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। फ्रेंड्स, हमारा बस एक ही मकसद है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।